हेलो दोस्तों। और बहुत दोस्तों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आप जेएनयू पीएचडी इंटरव्यू के बारे में बताइए और उसके बारे में डिटेल से बताइए कि अलग-अलग सेंटर्स हैं, उस सेंटर में इंटरव्यू कैसे होता है। और ख़ासकर आप अगर मेरे यूट्यूब पर आकर मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं अलग-अलग सेंटर से जो स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, उनसे उनके जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और उससे शायद आप लोगों को हेल्प होता होगा। और लेकिन एक जनरल पीएचडी इंटरव्यू को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कुछ बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तो नहीं दूंगा कि हाँ आप उस लिस्ट को फुलफिल कीजिए। मैं कुछ कुछ अगर आप कहें तो आप एक कंसाइज और टिप्स दूंगा और स्ट्रेटजी दूंगा, जिसको आपको अपने प्रपोजल के कंटेक्स में और इंटरव्यू के कंटेक्स में अगर आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा उस प्लानिंग को, उस टिप्स को, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। आप सभी जानते हो कि मैं 2-3 साल से पीएचडी एडमिशन को काफ़ी करीब से देख रहा हूँ और खासकर जिन दोस्तों का इंटरव्यू अच्छा जाता है, अच्छे मार्क्स लाते हैं और जिनका एडमिशन होता है पीएचडी एडमिशन, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि उनका इंटरव्यू कैसे गया। तो एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है मेरा, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों को पीएचडी इंटरव्यू खासकर जेएनयू पर मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले मैं सोशल साइंस पर फोकस करूंगा, सोशल साइंस और एक जनरल इंटरव्यू को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगा उस पर बात करूंगा। उसके बाद जो यहाँ पर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, उसको लेकर मैं भी थोड़ा सा अलग से टिप्स दूंगा आप लोगों को कि अगर आप आईआर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जनरल बातों से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस पॉइंट को आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्या होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल सवाल जो होता है, आप लोगों के रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चन आएंगे और मास्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, जो हम लोगों ने एमए करके कहीं से आया है तो एमए के सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरली क्या होता है, जब जेएनयू अगर आप पीएचडी इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, तो यहाँ पर आपका रिसर्च प्रपोजल पर ही फोकस किया जाता है। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, इंटरेस्टिंग उनको लग रहा है, तो रिसर्च प्रपोजल के इर्द गिर्द ही आपका इंटरव्यू होगा। फर्स्ट बात। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपने रिसर्च प्रपोजल अच्छे से नहीं बनाया है या टाइटल अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या उनको आपके टाइटल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं, सेंट्रल क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं, तो हो सकता है कि इधर उधर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जनरली समानतः आपसे क्वेश्चन जो है रिसर्च प्रपोजल से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू जो होता है उसके सिनेरियो को। देखिए, जो एक जनरल सिनेरियो है इंटरव्यू का, तो आप जब भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने या इंटरव्यू के लिए इंटर करते हैं, आप रूम में या फैकल्टी के पास जाते हैं, तो जनरल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हैं। जैसे यहाँ के जो जितने भी सेंटर हैं, आपके सीपीएस हो या सोशोलॉजी का सेंटर है या एजुकेशनल स्टडीज़ है या वुमेन स्टडीज है, तो आपको 2 से 4 मिनट के बीच में आपको टाइम देते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपने टॉपिक के बारे में बताइए, कंटेक्स्ट बताइए, सेंट्रल क्वेश्चन बताइए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस 2-4 मिनट में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। आप अपने जो सेंट्रल क्वेश्चन है आपका या आपकी मेथोडोलॉजी है उसको ब्रीफली आप मेंशन कर दीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर है उसी में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उस 2 से 4 मिनट में उसको आप प्रेजेंट कीजिए। या कुछ सेंटर क्या होता है कि उनके पास जैसे जेआरएफ के थ्रू जैसे लॉ एंड गवर्नेंस है या कुछ और सेंटर है जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, इंडो पैसिफिक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको हो सकता है, ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 मिनट 4 मिनट ना मिले। जैसे आप इंटर कीजिएगा, आपसे सीधे पूछा जाएगा कि आप सेंट्रल क्वेश्चन अपना बताइए कि आपका सेंट्रल क्वेश्चन क्या है या आपका रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, और उस आप जैसे बताइएगा आपसे काउंटर क्वेश्चन चालू कर देंगे। तो आपको इस पॉइंट के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन एक जनरल जो एक आपका है जो अनुभव है इंटरव्यू का, वो यही होता है कि 2 से 4 मिनट आपको प्रेजेंटेशन का या आप अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बताने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके उनके क्वेश्चन आते हैं और काउंटर क्वेश्चन चलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च प्रपोजल का एक ब्रीफ नोट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि रिसर्च प्रपोजल 10 पेज, 12 पेज, 14 पेज, किसी का 20 पेज होता है, तो 20 पेज को आप 2 मिनट 4 मिनट में प्रेजेंट नहीं कर पाइएगा, कितना भी आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने रिसर्च प्रपोजल का, कंसाइज और क्लिप्स वे में, और उसमें क्या कीजिए कि अपना जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सही से रिफ्लेक्ट कीजिए, एक बैकग्राउंड बता दीजिए आप अपना रिसर्च का, और रिसर्च मेथोडोलॉजी भी थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए 2 से 4 मिनट में। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एक पेज का कि आपको प्रेजेंट करने में आसानी होगा। इसी से एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड में, जैसे हम लोग ह्यूमन नेचर है या हम लोग खासकर जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आते हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या जिनको बोलने में हेजिटेशन होता है, उनको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ कि हाँ मुझे जाकर ऐसे टाइमर लगाकर मुझे इसको 2 या 4 मिनट में प्रेजेंट करना है। या पॉसिबल हो तो आपकी अगर मास्टर्स में दोस्तों का सर्किल हो अच्छा, तो उनके सामने प्रेजेंट कीजिए, आप एक मॉक इंटरव्यू देने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम आते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है। देखिए, रिसर्च प्रपोजल जो है वो 3 सेंट्रल क्वेश्चन जो है उसके इर्द गिर्द घूमता है। व्हाट, क्या करना चाह रहे हैं आप। दूसरा, हाउ, कैसे करना चाह रहे हैं। व्हाई, क्यों करना चाह रहे हैं। व्हाट आपका सेंट्रल क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। हाउ, रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं, मेथड्स क्या होंगे, आपके अप्रोच क्या होंगे, आपके टूल्स क्या होंगे, रिसर्च टूल्स क्या होंगे आपके डाटा कलेक्ट करने का। ठीक है, आपका जो डाटा होगा वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा। थर्ड,
कि आप कंट्रीब्यूशन करना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप रिसर्च गैप आप सुने होंगे या लिटरेचर गैप का आपने नाम सुना होगा, बेसिकली यही होता है। आप लिटरेचर गैप या रिसर्च गैप के माध्यम से बोर्ड को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो टॉपिक है आपके यहाँ कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो मेजर पार्ट फोकस किया जाता है आपका रिसर्च कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रिसर्च जो प्रॉब्लम है किस कंटेक्स्ट में है, या दूसरा इससे आ सकता है क्वेश्चन आपका कि आपने मेथोडोलॉजी क्या लिया है, आपका मेथोडोलॉजी क्या है। जनरली क्या होता है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है एथनोग्राफी स्टडी का, क्वालिटेटिव स्टडी का, और क्वांटिटेटिव भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जनरली देखिएगा तो लोग मिक्स मेथड लिख देते हैं, उसमें अलग अलग टूल्स लिख देते हैं। मैं रिसर्च प्रपोजल बहुत लोगों का देखता हूँ, बहुत दोस्तों का रिसर्च प्रपोजल देखता हूँ जिसमें 90% मिक्स मेथड का मतलब उनको पता नहीं है, उसको कैसे ऑपरेशनलाइज करना वो पता नहीं है। तो थोड़ा सा उसको ब्रीफली आप लोग मेथोडोलॉजी की कोई भी बेसिक किताब देख लीजिए या गूगल पर देख लीजिए कि मिक्स मेथड का क्या मतलब होता है, क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, या आप अगर कोई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, सर्वे मेथड क्या होगा, इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी को लेकर एक सतर्कता आप लोग बरतिएगा कि ज़्यादा उसमें मेथड इस्तेमाल मत कीजिएगा। जनरली क्या होता है, मैं जब रिसर्च प्रपोजल में देखता हूँ दोस्तों का, तो उसमें क्या होता है कि एक रिसर्च प्रपोजल में आपके 8 से 10 मेथड मेंशन कर दिए रहते हैं, तो वहाँ फंसने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो मेथड कम रखिए, आप कोशिश कीजिए कि अप्रोच आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए, आपका अप्रोच क्या है करने का, और एक दो मेथड अगर आपके मेन मेथड है, जैसे आप मान लीजिए कास्ट को काम करना चाह रहे हैं, तो कास्ट में अगर आप वायलेंस देखना चाह रहे हैं तो आप वायलेंस के लिए अलग अलग मेथड हो सकता है उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आप एथनोग्राफी ले रहे हैं या पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप उसको समझाइए अपने रिसर्च के कंटेक्स्ट में और उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। अगर इसको अच्छे से कर रहे हैं, इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और इसके लिए बेसिक कोई भी बुक अगर आप पढ़े हैं मेथोडोलॉजी को, उसी को रिवाइज कर लीजिए, या गूगल पे या इंटरनेट पर जो आप टर्म्स मेथड का इस्तेमाल किए हैं, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, उसको देख लीजिए, सीनियर से डिस्कस कर लीजिए, तो वहाँ भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आते हैं कि कुछ जो फैकल्टी है आपके लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। अगर मान लीजिए आप कास्ट पर आप काम कर रहे हैं, या रिलीजन पर काम कर रहे हैं, या जेंडर पर काम कर रहे हैं आप, या आप इंडियन पॉलिटिक्स पर काम कर रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रहे हैं, वहाँ आपसे क्लासिक्स लिटरेचर अगर आप कुछ मेंशन किए हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई अम्बेडकर पर काम कर रहा है, तो एनलेशन ऑफ कास्ट अगर उन्होंने मेंशन किया तो उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कुछ अगर क्लासिक किताबें अगर आप उसमें लिखे हैं, तो उसके जो भी मेन आर्गूमेंट है उसको देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप भी अगर फैकल्टी बनिएगा, तो जो फेमस किताब होता है आपको पता होता है कि उसका मेन क्रक्स क्या है, क्योंकि आप डिस्कस किए रहते हैं। या कंटेम्प्रेरी कोई किताब जो आया हुआ है और आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन किया है, तो उसके आर्गूमेंट पता होना चाहिए, आपको ब्रीफ पता होना चाहिए कि उसका मेन आर्गूमेंट क्या है, उस किताब का मेन प्रोपोजिशन क्या है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। या आपके लिटरेचर में आपने जो मेंशन किया उसको भी ध्यान रखिए, उस स्कॉलर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे मैंने ग्रेनुअल ऑस्टिन का किताब लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कोई उसकी एक मोटी किताब है, शायद मैं सही टाइटल नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ पाइएगा कि मोटी किताब है उसकी, उससे मुझे क्वेश्चन पूछा गया था और मैं बताया था, तो उससे काफ़ी फैकल्टी इंप्रेस होते हैं कि चलो इसको इस किताब के अलावा भी इस राइटर को दूसरी किताब के बारे में पता है, तो आपका एक अच्छा पीच बन जाता है इंटरव्यू में और काफ़ी इंप्रेशन अच्छा जाता है। उसके अलावा लैंग्वेज को लेकर भी आप हेजिटेट मत होइए। अगर मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप शुरू में कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाए, लेकिन बीच में आप अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो हिंदी में ही कॉन्फिडेंटली उनको कन्विंस कीजिए कि मेरा आर्गूमेंट क्या है, मेरा अंडरस्टैंडिंग इस पर क्या है। तो मेरे हिसाब से जेएनयू जैसे जगह पर दिक्कत नहीं होता। बहुत बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, ईमानदारी पूर्वक बोला जाए, लेकिन बीच में आप इंटरव्यू में कहीं कहीं अगर हिंदी में भी अपने पॉइंट को सही से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उसका पॉइंट्स मिलेगा आपको। उसके अलावा क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो मेजर यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके, जो मैं शुरू में ही बता दिया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिसर्च प्रपोजल के नहीं जाते। जनरली इंटरव्यू आपका अगर सही से आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या फियर हो, आपके पास बहुत डर है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते, इंगेज नहीं करते हैं ज़्यादा और आपको इधर उधर से क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो दोस्तों से देखता हूँ कि उनके टाइटल और रिसर्च प्रॉब्लम कुछ और होते हैं और प्रेजेंट कुछ और कर देते हैं, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। मैं वीडियो को शुरू में उस पर काफ़ी फोकस किया हूँ, उसको अगर सही से प्रेजेंट कीजिएगा आपका इंटरव्यू अच्छे से इंगेज होगा और काफ़ी इंटरेक्टिव होगा और काउंटर क्वेश्चन आएगा तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपको मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए कि आपका इंटरव्यू कितना चला नहीं चला, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैं बहुत लोगों को भी जानता हूँ जिनका इंटरव्यू बहुत कम चला था, लेकिन उन लोगों ने अच्छे से इंगेज करके आया तो उनको अच्छा मार्क्स मिल गया। ठीक है, अब आते हैं आईआर में अगर आप इंटरव्यू देना जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, तो कुछ बात ध्यान रखिएगा। देखिए आपकी रिसर्च टॉपिक या आपके रिसर्च प्रपोजल एक थीम पर तो होगा ही, लेकिन आप जिस रीजन के लिए आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप रसिया को है या इनर एशिया में आप काम करना चाह रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या साउथ एशियन स्टडी में आपका प्रपोजल है, साउथ एशियन स्टडीज़ को कवर करता है, ठीक है, या मान लीजिए आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर काम कर रहे हैं, तो आईआर में क्या होता है कि कंटेम्प्रेरी जो इशूज चलते हैं, कंटेम्प्रेरी जो भी इशूज है उस पर थोड़ा सा आप नजर रखिए, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आपकी रिसर्च प्रपोजल के अलावा भी वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप साउथ एशियन को स्टडी कर रहे हैं आईआर में,
अभी बांग्लादेश में इतना बड़ा वहाँ पर इवेंट हुआ है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि उससे इंडिया का क्या इफेक्ट हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स में क्या कैसे देखा जाए उसको। तो IR में आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगा, इसलिए क्योंकि आप करंट अफेयर जो है IR का, ये करंट जो भी सिनारियो हो जियो पॉलिटिक्स में या आप कहें इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी हो रहा है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, तो आपको वहाँ भी डेफिनेटली हेल्प होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि इंटरव्यू का जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, और भी सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि इंटरव्यू बहुत बार बोर्ड का मूड क्या है, कैसे है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस सब पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल जो पॉइंट है जो हर इंटरव्यू में काम करता है, मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने के लिए। और आप लोगों से बस लास्ट में मैं बोलूँगा कि जो भी रिसर्च प्रपोजल है, आप लोग एक दिन टाइम बचा हुआ है, उसको आप रिवीजन कीजिए, आप उन लोगों को उसको प्रैक्टिस कीजिए, एक ब्रीफ नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है खुद सोचिए आप, ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में भी आप लोग सोचिए और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मॉक इंटरव्यू हो सके कहीं भी दोस्तों के बीच या कहीं भी मॉक इंटरव्यू अगर हो रहा है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का, तो उसको भी दे दीजिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मैंने जो भी पॉइंट बताया इस वीडियो के माध्यम से, इस पर आप लोग सोचिएगा, कंसीडर कीजिएगा, और डेफिनेटली आप लोगों को मदद करेगा। और बेस्ट विशेष आप सभी को, शोधार्थी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने कोशिश किया इस बार एडमिशन में आप लोगों के लिए मददगार होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किसी मॉनेटरी पर्पज से नहीं करता हूँ, मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, और मेरा करने का एक सबसे बड़ा कारण है कि मुझे लगता है कि इस चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को हेल्प होता है, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, या एक भारतीय जो हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, एक संतोष मिलता है, मुझे अपने काम करने का भी मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और जो भी दोस्त जो PhD इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा।